सभी दर्शकों को नमस्कार। मशाल में आपका स्वागत है। एक ऐसे दौर में जब मीडिया हर खबर को सरकार की नज़र से देखने की कोशिश कर रहा है, एक छोटी सी शुरुआत हुई है जहां पे खबरों को किसी पार्टी की नज़र से नहीं बल्कि देश की नज़र से देखा जा रहा है। इसी छोटी सी शुरुआत में एक छोटी सी कड़ी है मशाल, जिसमें हम ऐसे एक व्यक्ति से आप सभी को आमने सामने उनसे बात करवाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, जो समाज में एक बदलाव की मशाल लेकर चल रही है। आज हमारे साथ हैं अंजलि दमानिया जी। अंजलि जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। अंजलि जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आईएसी के मेंबर रहे हैं और 72,000 करोड़ का जो महाराष्ट्र में इरिगेशन स्कैम था उसमें विसिल ब्लोअर थी। नितिन गडकरी जी के पर जो बहुत बड़ा हमला हुआ जिसके कारण भाजपा का पहला विकेट गिरा कहा जा रहा था उसको, वो भी अंजलि जी की रिसर्च थी, इन्हीं की कोशिश थी। तो पूछते हैं, देखते हैं क्या रहा इनका अब तक का सफर, कैसा रहा। अंजलि जी, आपके बारे में कुछ पढ़ रहे थे तो पता लगा कि आप भी एक साधारण परिवार से हैं। 2 बच्चे हैं आपके, आपका अपना प्रोफेशन है, रूढ़िवादी परिवार आपने लिखा हुआ था। तो कैसा रहा वहां से अब तक का सफर? मतलब एक साधारण सफर की बहू से लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिसने एक बड़ी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का विकेट लिया, कैसा रहा सफर? देखिए, पहले तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ी 16 अगस्त 2011 से, तभी से लेके आज तक का ये सफ़र बहुत कभी दुख भरा रहा, कभी बहुत खुशी मिली। शुरुआत में से हुआ कि मैंने जो महाराष्ट्र का इरिगेशन स्कैम था उसमें करीब करीब 1.5 साल काम किया। लोग मुझे आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में उसके पहले कभी कोई आरटीआई नहीं किए थे। मैं एक साधारण सी स्त्री थी, एक साधारण सी पैथोलॉजिस्ट, जिसका एक डायग्नोस्टिक सेंटर है सेंटा क्रूज में, जहाँ सारे हाईटेक टेस्ट किए जाते हैं। एक साधारण नहीं कह सकती हूँ, थोड़ी अपर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ और 2 बच्चे हैं मेरे। 20 साल की बेटी है, 17 साल का बेटा है। कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली में मेरी अब शादी हुई है। पर सफ़र यहाँ तक का बहुत टफ रहा, क्योंकि पहले तो मैंने जब 72,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम एक्सपोज किया, तब वो स्कैम अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट था। उनका पूरा का पूरा जो एक्सपोजे हुआ, उससे उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। और जैसे आपने कहा कि पहली विकेट आपकी वो थी, तो पहली विकेट मेरी वो नहीं थी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, वो पहले रिज़ाइन किए थे। और उसके बाद जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महाराष्ट्र के सारे न्यूज़पेपर्स में छपाया गया था कि अंजलि दमानिया और एक विजय पांड्रे नाम के एक इरिगेशन ऑफिसर थे, इन दोनों की मेहनत की वजह से ये पूरा स्कैम बाहर निकला है, और जिसकी वजह से अजीत पवार को आज रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये जब हुआ, तब अरविंद जी ने और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके पहले मैंने अरविंद जी से एक आध महीने पहले बताया था कि मैं गडकरी जी से भी मिली थी। गडकरी जी ने मुझे फ्लैटली बता दिया था कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हम ये स्कैम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं और शरद पवार जी काफ़ी क्लोज है, हमारे बिजनेसेस है साथ में, और ये एक रूम में बैठ के हम 4 जन थे और हमारी आमने सामने बात हुई थी। तो ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था, जो मैंने अरविंद जी से शेयर भी की थी बात। ये हमने जब एक्सपोज किया तो गडकरी जी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और उन्हीं के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे एकनाथ खड़से, उन्होंने मुझे एक चैनल पे चैलेंज किया कि अगर आप ये प्रूव कर देती है कि गडकरी जी ने कोई स्कैम किया है या वो किसी स्कैम में इन्वॉल्व है, तो हम आपके पैर धोकर उसका पानी पिएंगे। इस तरह की कुछ बकवासी कोई स्टेटमेंट कर दी थी उन्होंने। मैंने उनको कहा था मैं आपको 4 दिन में सारे सबूत ला कर दूंगी, और यहीं से जो मेरी शुरुआत हुई। और हमने जो दूसरा एक्सपोजे किया अरविंद जी के साथ, उनकी जो लैंड ग्रैब का था, जिसमें बीजेपी के गडकरी, जो देश पूरे भारत के अध्यक्ष थे, विपक्ष के अध्यक्ष थे, वो उनकी जमीन उन्होंने मांगी और अजीत पवार ने उनको 2 दिन के अंदर दे दी। ये जो बड़ा स्कैम था, 100 एकड़ जमीन उनको चुटकी भर के दे दी। तो ये जो हमने एक्सपोजे किया, उसके बाद उनकी पूर्ति साखर कारखाने के बारे में हमने काफ़ी सारे लीड्स दिए, मीडिया ने उठाया और उनको अपना रेजिग्नेशन दे देना पड़ा। तो
काफी लंबा सफर था, पर उस बीच काफी धमकियां आती थी। उस बीच गवर्नमेंट ने मेरी जो जमीन थी उस पे कुछ वेग से कारण से उन्होंने सारी जमीन मुझसे ले ली, जो बार बार होता है। या तो आप पे केसेस डाले जाते हैं, या तो आपको आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कुछ और किया जाता है। पर आज मैं ओपनली कहना चाहूंगी कि मेरे पास इस चीज के सारे सबूत है। मुझे ये जो वहाँ के लोकल एमएलए ने कहा था कि मैडम आप सिंचन का आपका केस वापस लीजिए, हम आपकी जमीन आपको लौटा देते हैं, इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जो सिंचन में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनका भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो मैं वक्त आने पर कोर्ट में मौजूद पेश कर दूंगी। ये जो आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रही हैं, शायद ये निसार खत्री जी हैं, अगर जी बिल्कुल मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो ये वही हैं जो इरिगेशन मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर एक पीएम ने आपको इनका कार्ड दिया था। कुछ बताएंगे उस घटना के बारे में? जी बिल्कुल, जी जरूर। हुआ ऐसे था, जब हम सुनील तटकरे जी को मिलने गए थे उनके ऑफिस में, माने उनका ऑफिस जो उनके घर में था, हम बाहर बैठे थे, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, और तभी किसी ने निसार खत्री का नाम पुकारा, और ये निसार जी जो है वो भाग भाग के गए और अंदर जाके सुनील तटकरे जी से बात कर रहे थे। तो मैंने वो वॉचमैन को पूछा कि ये क्या वही है जिनको ये कर्जा का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ऐसे जिनका नंबर है आपके पास? तो उन्होंने अपने खिसे में से, ऊपर के खिसे में से कार्ड निकाल कर मुझे दिया। तो पहले दिमाग में जैसे होता है ना, पहली घंटी बजती है, वैसी पहली घंटी बजी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। और ये जब कब था, जून जुलाई में 2011 में, जब भी मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी नहीं थी, तभी की बात कर रही हूँ। और ये जब समझा तब लगा कि ये सारी मिली भगत है। अब कॉन्ट्रैक्टर किसी मिनिस्टर के घर पे क्या कर रहा है, और उसका कार्ड, ये जो दरवाजा खोलने वाला दरबान है उसके ऊपर के खिस्से में क्या कर रहा है, ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी से ये शुरू हो गई थी, जो अपनी सेंस, अपनी सिक्स सेंस हमें कहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो तब से शुरू हुआ था। जी अंजलि जी, जब आप उनको घर पे मिलने गए थे तो उसका क्या कारण था? दूसरा, अगर मैं इसको सही से कोरिलेट कर पा रहा हूँ तो एक चिट्ठी आपके खिलाफ रिलीज हुई थी, जो आपकी अपनी जमीन को शायद वो डैम से बचाने की कोशिश का एक हिस्सा था। क्या आप भी उसी लॉबिंग में नहीं थे उनके यहाँ मिलने? जी जरूर। मैंने जैसे आपको कहा कि अगस्त 2011 के पहले मैं एक साधारण सी स्त्री थी, जिसका एक पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर था, घर था और बच्चे परिवार था। तब हमारी जो एक करजत की जमीन है, उसके एक पार्ट में डैम आने की बात ये हमने जून में सुनी, जून 2011 में। जब ये बात हमने सुनी तब एक प्रकार का थोड़ा सा डर भी लगता है कि हमारी जमीन है शायद जाएगी या व्हाटएवर। तो मैंने एक लेटर लिखा था, और वो लेटर मैंने वहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया था विद अ कॉपी मार्क टू ऑल द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। और उसमें क्लियरली लिखा था कि मेरी ये डिस्क्रिप्शन की ज़मीन है, हमने ऐसे सुना है कि वहाँ पर कोई डैम आने वाला है, अगर ये आने वाला हो तो हमें बताएं कि हमारी ज़मीन उसके अंडर आ रही है या नहीं। अगर आ रही हो तो हमें उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए, अगर नहीं आ रही तो कोई बात ही नहीं है। और आप जो डैम की ये करो, क्योंकि क्या होता था, जब भी हम जाते थे लोग हमें कहते थे कि ये लोग तो कोई आते भी नहीं है देखने। अब जो पहले 2 छोटे हिलॉक्स थे उस पे वो डैम बनाने वाले थे, उसके थोड़े से पीछे करीब करीब 700 मीटर पीछे 2 बड़े माउंटेन्स थे। तो वो छोड़ के इन्होंने आगे हिलॉक्स पे क्यों डैम बनाने की सोची, ये किसी को नहीं समझा था, ना वो वहाँ के गांव वालों को समझा था। इसलिए मैंने उनको वो लेटर में लिखा था, अगर आप खुद जाए तो आपको पता चलेगा कि पहली जो आपकी लाइन है वो शायद गलत है। अगर आप 700 मीटर्स इसको पीछे करते हैं तो मेरे जैसे सारे गांव वालों की जमीन बच जाती है। और इतना ही नहीं, वहाँ उस जो लाइन मैं बता रही हूँ उसके पीछे सिर्फ फॉरेस्ट लैंड है या तो आदिवासियों की जमीन है, एंड आई एम श्योर दे विल बी एडिक्वेटली कॉम्पेंसेटेड। ये लाइन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये अपनी फितरत में ही नहीं कि हमारी लैंड छोड़ दे और आदिवासी के ले, ऐसा हम इस जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे। और जो बीजेपी ने हमारे जो फ्लैश की थी, और जो मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पर वो चैनल वालों को ही बोला या तो बीजेपी वालों को बोला कि आप ये लाइन
पढ़ के आप खुद चैनल पे बताएं कि मैंने क्या लिखा था। जी, कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ था जो आपने आदिवासी एक फार्मर की बात करी, आदिवासी किसान की बात करी, अनिल गोगाटे है एक नाम, जी जी आदिवासी किसान हैं, आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहे हैं, जी कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ ऐसे है कि जैसे ही मैंने गडकरी जी का, देखिए मैंने जब तक अजीत पवार का भांडा खोल दिया था तब तक मुझ पे एलिगेशन नहीं आए थे। अगर आप इस दिन के पहले मेरी कोई भी गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे नाम के उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई नाम कहीं भी नहीं आता था। बट जब से मैंने ये खोला, जब से मैंने ये शुरू किया, तब मुझ पे काफी सारे एलिगेशंस आने लगे। पहला नहीं, एलिगेशन अचानक ये था ऐसा क्या हुआ कि कि आपने भाजपा के ऊपर ही आरोप लगाए, उसके बाद ही एलिगेशन आने शुरू हुए? ऐसा क्या, क्या नहीं, वही कारण तो क्या है है? ना, भाजपा को ऐसे कहीं ना कहीं लगा कि उनकी, या तो उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी की जो जो स्टैंड था, जो उन्हें लेना चाहिए था, वो जो उन्होंने नहीं लिया वो हमने ले लिया। तो कहीं ना कहीं उनको वो इनसिक्योरिटी भी थी। और दूसरा मैंने देखा है कि भाजपा बहुत ज्यादा रिवेंजफुल है। अगर कांग्रेस के अगेंस्ट हम कुछ बोले, अब जैसे अरविंद जी ने वड्रा का निकाला, कांग्रेस जाकर अरविंद जी को इतना परेशान नहीं करेगा, पर अगर वो सुषमा स्वराज के किसी जमाई या किसी और जमाई के खिलाफ निकालते तो शायद वो अरविंद जी को छोड़ते नहीं। वो ये भाजपा की जो है ना, वो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स है उनका, जो उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने एलिगेशन किया कि मैं फार्मर नहीं हूँ, जो हालांकि मैं ऑफिशियली एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी मैंने लैंड ली है, जो जिसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। दूसरी बात, उन्होंने इस प्रकार की एलिगेशन की कि मैं किसी आदिवासी, जो आप बोल रहे हैं ना अनिल गोगटे, अब जितने भी महाराष्ट्रन क्राउड है, किसी को भी पूछिए आप कि अनिल गोगटे ये कभी आदिवासी हो ही नहीं सकता, बिकॉज गोगटे ये ये कोकणस्थ ब्राह्मण ब्राह्मण, परिवार का है सब नेम, बिल्कुल जहां तक बिल्कुल, मैं याद कर पा जी रहा हूँ। जी, कोकणस्थ ब्राह्मण फैमिली के है और वो वहाँ के बड़े जमींदार है। और आज तक उनकी कम से कम 150 से 200 एकड़ जमीन उस फैमिली की है। तो ये क्या आदिवासी हो सकते हैं? मैंने तो अपने फेसबुक पेज बनाया है जिसमें सारे एलिगेशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उनके घर के फोटो के साथ, उनके गाड़ी के फोटो के साथ मैंने सारा डाला है कि ये एलिगेशंस है मेरे पे कि इस बंदे से, जो आदिवासी है ही नहीं, इस प्रकार के एलिगेशंस, झूठी मूठी एलिगेशंस मुझ पे डाल दी गई। इसी गांव के सरपंच हैं मारुति चौहान, इन्होंने भी तो काफी कुछ कहा है, बिल्कुल, इनके और बारे ये में कुछ मारुति बताएंगे? चौहान जी, मतलब ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही अनिल जी भी आपके खिलाफ बोलने लगे, गांव के सरपंच भी बोलने लगे, गांव के शमशान का रास्ता रोकने का आपके ऊपर बिल्कुल आरोप लगने लगा? कहीं तो कुछ सच्चाई होगी। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये तो सचमुच जानने जैसी बात है। क्योंकि वहाँ जो छोटा सा उन्होंने जो समिति बनाई है जिसमें अनिल गोगटे है, वो गांव का सरपंच है, जो मारुति चौहान आपने कहा है वो, और दो चार लोग हैं वहाँ के, जिन्होंने एक छोटा से एक कॉटरी बना दी है अपनी, और जिनके जमीन पर एफए कंस्ट्रक्शन का बेस कैंप है। अब एफए कंस्ट्रक्शन से उनको 1 लाख रुपए का भाड़ा आता है। अगर वो एलिगेशंस डालते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो मैंने ली है वो गलत ली है, तो एग्रीकल्चरल लैंड पे और भी कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की जा सकती, ये शायद अनिल जी भूल गए। उन्होंने अपनी जमीन इस एफए कंस्ट्रक्शन को भाड़े पे दी है, और मैंने जो पूरा खुलासा किया, जिसके वजह से एफए पे जो एक उनके प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए, पूरे महाराष्ट्र में स्टॉल हो गए, उसकी वजह से ये अनिल गोगटे जी के पैसे जो मंथली 1 लाख रुपया था वो आना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो ऊंचे नीचे हो गए। और मारुति चौहान की भी यही हालत है। जिस बंदे के पास 2 साल पहले एक स्कूटर तक नहीं थी, आज वो पूरा सोने का पूरा पहन कर, माने जो लोडेड बोलते हैं ना विद गोल्ड, उस तरह से ये बंदा चलता है। या आप जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए, वो तो बप्पी लाहिरी जी को शायद कंपटीशन दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक आरोप जो आपके ऊपर लगा था कि जी शमशान घाट का रास्ता आपकी जमीन रोक रही है, आपने रोका है, 5 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है गांव जी वालों जी को। जी इसके जी बारे जी में एक बहुत बड़ी खबर डीएनए में भी छपी थी, सुधीर बिल्कुल। सूर्यवंशी ने छापी थी। अब उनके सुधीर, बारे में, मतलब इतना बड़ा मीडिया आपके बारे में कुछ छाप रहा है, आपका पक्ष तो लिया होगा उन्होंने? हाँ वही वही। अब ये सुधीर सूर्यवंशी जी का जब मुझे फोन आया, हम अपनी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में थे, मैंने उनको कहा देखिए आप अगर मुझे इस वक्त शाम के 7:30 बजे, कुछ 7 या 7:30 बजे उनका फोन आया था। उन्होंने कहा था कि मैडम हमें ऐसी ऐसी न्यूज मिली है कि आपने क्रिमेटोरियम का रास्ता ब्लॉक किया है।
आई सेड सुधीर जी आप खुद वहां जाकर आए हैं, क्या आपने देखा है कि गांव है पीछे के बाजू में राइट हैंड साइड पे, ये मेरी जो जमीन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और आगे के बाजू में माने इट वाज अ ट्रायंगल, जो एक कॉर्नर में स्मशान था, दूसरे कॉर्नर में मेरी लैंड थी और आगे स्मशान था। तो गांव से लेके स्मशान तक का रास्ते में मेरी लैंड आती ही नहीं थी, फिर भी इस प्रकार का एलिगेशन मुझ पे डाला गया। ये डाला तो डाला, उनको मैंने कहा चाहिए तो उसके वीडियो देख सकते हैं, आपको जितने चाहिए उतने पेपर्स देख सकते हैं। ये मैंने उनको भी लिखा, उनसे बात की, उनको एसएमएस किया, और उनके चीफ एडिटर डीएनए के उनको भी मैंने एसएमएस से बताया था कि हकीकत जाने बिना आप इसे छाप नहीं सकते, दिस इज नॉट एथिकल जर्नलिज्म, पर फिर भी ये छापा गया जो गलत था। जी अंजलि जी, अगर इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखें, जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, मुझे लगता है शायद सबसे पहले आपने वो जमीन खरीदी थी, फिर वो डैम में आई, आपने भाजपा को उसके बारे में पत्र लिखा, इसी बीच आपको जो ये खत्री जी हैं इनके बारे में पता लगा, आपने और छानबीन की, अजीत पवार को आपने पहला विकेट लिया, उसके बाद गडकरी जी का विकेट लिया, फिर आपके ऊपर आरोप लगे। ये तो वो सिस्टम है जो हम देख पा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हेल्प किया भी, जिन्होंने आपको परेशान भी किया, कुछ ऐसे भी थे जो इस सिस्टम के अंदर आपको ये कह रहे थे कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इनके साथ सुलह कर लीजिए। सी एलिगेशन थे ऐसे ही मिस्टर सोनावणे, इनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, वहां जाने के पहले आपको मुश्किलों से निकालना चाहते थे। जी बिल्कुल, उसके पहले आपको एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे अभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मूवमेंट थी, उसमें मेरा पार्ट क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, ये शायद इन लोगों को पता नहीं था। तो उनको लगा जैसे जैसे मैं आरटीआई डालते गई, उनको लगा ये और आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह शायद अपने पैसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो शुरुआत में उन्होंने मुझे पैसे की ऑफर की थी, जो 12 से 15 लाख एकड़ तक, पहले उन्होंने कहा 12 लाख हम आपको एकड़ से देने को तैयार है, जो उन्होंने फिर बढ़ाकर 15 तक की। उनको लगा शायद मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, तो बढ़ते बढ़ते वो ऑफर 20 तक आई। 20 करते करते ये जो सोनावणे जी है जिनका आपने मेंशन किया, उनकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक बार ऐसे हुआ कि मैं, मयंक जी और प्रीति शर्मा मेनन जो हमारी कलीग है आम आदमी पार्टी में, हम 3 जन गए थे ये सोनावणे जी को मिलने। तो ये सोनावणे जी कौन है? तो चीफ इंजीनियर थे इरिगेशन के, महाराष्ट्र के। उनके ऑफिस में हम उनको मिलने गए थे, उनको बताने कि भाई साहब आपके पूरे वेबसाइट में आरटीआई का कोई मेंशन नहीं है, आपका आरटीआई की हया की मेंशन नहीं है, इरिगेशन में हमें किसे कांटेक्ट करना है, अगर किसी डैम के बारे में हमें इन्फो चाहिए तो किससे बात करनी है, ये मेंशन नहीं है। तो आपको 2 बार सीआईसी की तरफ से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आरटीआई कंप्लायंट होना बहुत जरूरी है, ये 2 अहवाल में मेंशन्ड है, फिर भी आप नहीं कर रहे, इसका कारण क्या है? ये पूछने हम गए, उनसे बात हुई, बात करके हम उसी के एग्जैक्टली सामने वाली बिल्डिंग में बैठकर सिजलर खा रहे थे, और खाते खाते हमें फोन आया कि अंजलि जी आप कहाँ हैं, आपसे हम मिलना चाहते हैं, पर एक काम कीजिए आप अकेले आ जाइए। तो मैंने समझ ली बात उनकी, फोन बंद करके मयंक भाई को कहा शायद ये हमें सेटिंग के लिए बुला रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो मयंक जी ने कहा जाओ, क्या बात करते हैं वो तो पता करें हम कि कहाँ तक ये लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो जिंदगी में पहली बार मेरे पास एक छोटा सा रिकॉर्डर था जो मैंने ऑन किया और स्लिप इन कर कर अंदर गई, और इन मिस्टर सोनावणे ने खत्री जी को बुलाया, जो मुझे पहले जाते जाते कहा कि हमारे जैसे अच्छे लोग हैं ना, वो कोर्ट की, मैंने मराठी में कहा कि कोर्टाची पायरी चढ़त नहीं, मीन्स हम कोर्ट के दरवाजा नहीं जाते, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे ये रहेंगे, तो आप कोर्ट में मत जाइएगा, ये जो आपकी ज़मीन है वो हम वापस दे देंगे, जो सेटल करना है कर देंगे, ये जो निसार खत्री जी है आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप उनको मिलना चाहेंगी? तो हमने कहा ज़रूर बुला दीजिए। तो निसार जी आए, मेरे बगल में वाली कुर्सी में बैठे, उन्होंने मुझे कहा कि आजपासून तुम्हाला ताई सारखी है, मीन्स आज से तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज आप मेरे बहन जैसी हो, आप सिर्फ कोर्ट करें आपको क्या चाहिए और आप इसमें से हट जाइए, आपको जो बोलो वो हम पहुंचाने को तैयार है, और इस बात की पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास जी। तो ये थे मिस्टर सोनावणे, ये तो वो चीजें थी जो आपका व्यक्तिगत पक्ष था इन चीजों को लेकर, जो आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगे। लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, आपका एक अपना क्लिनिक है,
जी क्या रहा कि आप ये सब होने के बावजूद जो है समाज सेवा, फिर उसके बाद आंदोलन, उसके बाद ये पार्टी आपने बना ली है, मतलब क्या कारण थे? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसे कैसे यात्रा शुरू हुई, कैसे अन्ना आंदोलन से जुड़े, कैसे पार्टी में आए? और अगर पार्टी में आए तो इतने बड़े बड़े विकेट लेने के बावजूद आप पार्टी की किसी भी बड़ी कार्यकारिणी में नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, शुरुआत ऐसे थी कि मेरे पापा बहुत ही डिसिप्लिन थे। वो महाड़ा के असिस्टेंट एस्टेट मैनेजर थे, जिनके अंडर 8 डिस्ट्रिक्ट्स थे। जब मेरी उम्र कुछ 11 साल की थी, तब मेरे पापा ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। ये बोलते बोलते मेरी आवाज भी थोड़ी हैवी हो जाती है जी। क्योंकि एक बड़े असूल वाले घर से आने वाले हम लोग हैं। इस दौरान हम धीरे धीरे इस नॉर्मल सी जिंदगी में होते गए। 2002 में मेरे पिताजी गुजर गए, पर उनके जो सिद्धांत थे वो हमारे साथ हमेशा थे। और जैसे ही अन्ना जी को जिस दिन अरेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं वो मेरे में जो मेरे पापा के गुण थे वो मुझे ललकार रहे थे, पुकार रहे थे कि तुम जाकर कुछ करो। मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ज्वाइन किया, जिसके बाद मैंने ऐसे तय किया कि मैं अपने स्वार्थ के लिए मेरी ज़मीन चाहे कितना भी मुझे दंड दिया जाए, धमकी दी जाए, मैं नहीं दूंगी। और इसके जो विटनेस है ये मयंक गांधी जी हैं और प्रीति शर्मा जी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे इस मेरा मेरा जो पूरा प्रवाह चालू था, जो अगस्त से लेके आज तक, उसके वो एक विटनेस है। और उन्होंने बार बार, उनको सारी बातें पता है, कैसे मुझे ऑफर्स दिए गए वो पता है, कितने के ऑफर्स दिए गए वो पता है, कैसे मैंने उसे रेजिस्ट किया वो पता है, गडकरी जी के एक्सपोजे के बाद किस तरह से जिन्होंने इल्जाम मुझ पे लगाए गए वो भी पता है। प्रीति ने मुझे हर बार, देयर वर सम स्टेजेस वेयर आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन, शी यूज्ड टू स्टैंड बाय मी कि नहीं, हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है। अगर इस तरह से हम टूट जाएंगे तो ये लोगों के हौसले और बुलंद होते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये जो आंदोलन है वो जारी रखा और करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जो दूसरा सवाल आपका था कि मैं कोई कार्यकारिणी में नहीं हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की कन्वीनर हूँ आम आदमी पार्टी की, और पूरे महाराष्ट्र में टीम बिल्डिंग का काम है मेरा। जी अंजलि जी, जैसे ये पार्टी आपने बनाई है, एक बड़े सुधार की बात करते हैं, सिस्टम के अंदर खोट निकालना तो बहुत आसान है। हमारे एक व्यूअर ने सवाल भेजा है, उन्होंने एक बहुत मजेदार शेयर भी साथ में लिखा है। वही चीज उन्होंने कही है कि किसी भी चीज में दोष निकालना आसान है, लेकिन कैसे बदलेंगे। उन्होंने जो शेयर लिखा है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। हर एक चीज में कमी ढूंढता है दिल, तो कहीं केजरीवाल तो नहीं। तो कैसे बदलेंगे इन चीजों को? देखिए, आप इन्हीं व्यक्ति को हम यही कहेंगे कि भाई साहब, आप हमें बताएं, आप जो बार बार देखते हैं हर ऑफिस, हर गली, हर नुक्कड़ में किसी भी चीज का, चाहे वो कचरे का क्यों ना हो, कचरे का सवाल देखो आप, उसमें भी स्कैम है। उसके कॉन्ट्रैक्टर्स भी उधर ही के जो काउंसलर्स होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं। वो कचरा उठाया नहीं जाता, वार्ड ऑफिसर को पैसे दिलाए जाते हैं। आप कोई भी मुद्दा लीजिए, हर मुद्दे में आपको करप्शन, करप्शन और करप्शन दिखेगा। इसके क्या मार्ग है? अगर आप इसे उठाएंगे मुद्दों के जैसे, तो लोग बोलेंगे आपने हिट एंड रन किया। अगर हम उसे और फाइट करना चाहेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, तो कोर्ट को अपना वक्त लगता है। तो आदमी, अगर मेरे जैसे कोई है जो कोर्ट भी गए, जिन्होंने कंप्लेंट्स भी डाले और जो विपक्ष से भी मिले, तो अगर हम एक ऑर्डिनरी सिटीजन है तो हमारे हाथ में ये सिर्फ 3 चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। पर अगर आप देखेंगे इरिगेशन स्कैम जैसा इतना बड़ा स्कैम, मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन केस डाली है 10 अप्रैल 2012 को। तब से लेके आज तक वो सिर्फ 3 बार हियरिंग के लिए आया है। तो कब होगा, कब उसका डिसीजन होगा, कब अजित पवार को कोई सजा होगी? जब तब तक तो शायद वो भी बूढ़ा हो जाएगा और मैं भी बुढ़ी हो जाऊंगी, फिर भी यहाँ कोई जस्टिस नहीं मिल पाता। जस्टिस इज रियली रियली डिलेड इन दिस कंट्री फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस, बट यस, इट इज डिलेड। देन व्हाट डू वी डू वी स्टॉप फाइटिंग? जो करप्शन हो रहा है उसे बस देखते जाए या उसके खिलाफ फाइट करते जाए? आपने आरोप लगाया है और इसी तरीके के आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे हैं, चाहे वो झूठा किसान बनकर किसी तरीके से जमीन हड़पने का हो, आपके स्टॉक ब्रोकर होने का हो, आपके फादर इन लॉ को लेकर भी कुछ आरोप लगे हैं,
आप महाराष्ट्र की कन्वीनर हैं, वहां पर लोकपाल से आपकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आम आदमी पार्टी का तो दावा है कि हम 6 महीने में जांच पूरी करते हैं लोकपाल के थ्रू। क्या अभी तक वहां पे लोकपाल बना है? नहीं, अभी अभी यहाँ का लोकपाल बना है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो कमिटी है वो अभी बनी, उसके बाद हमने लोकपाल अपॉइंट किया है। और मेरी फर्स्ट केस वो लोकपाल के पास जाने की मैं तो राह देख रही हूँ। मैंने तो इनफैक्ट ऐसे ही सोचा था कि अपना ही एक लेटर ड्राफ्ट करके सीबीआई को देकर आऊं, सारे ऑफिशियल्स को देकर आऊं कि मशीनरी भैया आपके हाथ में है, अगर मैं इतनी गुनहगार हूं तो आप मुझे कृपा करके जेल में डाल दे, क्योंकि इस प्रकार के गुनहगार को बाहर खुलेआम घूमने देना गलत बात है। तो आपके हाथ में मशीनरी है, अगर आप चाहते हैं तो जरूर से जरूर सीबीआई को केस दे दे, सीआईडी को दे दे, क्राइम को दे दे, जिसे देना है दे दे। इस प्रकार का एप्लीकेशन मैं उनको देने वाली थी और उसी के साथ मीडिया को देने वाली थी कि ये रही मेरी फाइल, ये है मेरी हकीकत, आप जो करना चाहते कर दीजिए। जी अंजलि जी, एक और सवाल हमारे पास आया है, एक व्यूअर है, उनका कहना है जी उसके पहले एक ही मिनट उसके पहले दो जो और चीजें आपने कही थी, जो मेरे फादर इन लॉ के खिलाफ उन्होंने कहा था, इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े आदमी ने भी कहा था कि मेरे फादर इन लॉ कोई डीबी रियल्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, तो मेरे फादर इन लॉ टेक्सटाइल इंजीनियर है, जो नीलकंठ सहकारी सूत गिरणी अकोला में है, वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वहां से रिटायर होके उन्हें 16 साल हो गए हैं और वो बिल्कुल 100% घर पे रहते हैं। वो किसी डीबी रियल्टी के कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं। दूसरी बात, उन्होंने फिर इल्जाम डाला कि मैं शेयर ब्रोकर हूँ, तो प्रोफेशनली मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पति जो है उनकी 5 डिग्रियां हैं फाइनेंस में, और वो एक बड़े से कंपनी के हेड ऑफ इक्विटीज है, और वो भी है कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं है, वो प्रोफेशनल है, हेड ऑफ बिजनेस है। जी अंजलि जी, आपने अपनी बहुत सफाई दे दी है, लोकपाल बन चुका है महाराष्ट्र में। क्या आप उनके नाम, उनका नंबर, किस तरीके से उन तक संपर्क किया जा सकता है वो बता सके, ताकि कोई भी कॉमन पीपल जो आपके खिलाफ जांच करवाना चाहे उनसे संपर्क कर सके? जो बातें आप कह रही हैं अगर सही है तो लोकपाल भी यही कहेंगे। बिल्कुल, आप बता सकती है कैसे संपर्क किया जा सकता है और कौन है? जी, अभी जो महाराष्ट्र स्टेट एग्जीक्यूटिव है उन्होंने उन्हें पत्र लिखकर ऑफिशियली इनवाइट किया है। जैसे ही वो ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाएगा, अपनी पार्टी के वेबसाइट में महाराष्ट्र के पेज पे वो डाल दिया जाएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक बंदे से कि प्लीज जिस किसी को भी इसके बारे में जानना हो या मेरी शिकायत करनी हो, वो इमीडिएटली महाराष्ट्र स्टेट एग्जीक्यूटिव को एक एफिडेविट के फॉर्मेट में वो जल्द से जल्द भेज दे। जी, एक और हमारे व्यूअर हैं, उनका सवाल आया है कि जिन 6 किसानों की जमीन आपने अपने नाम करवाई है, उन्होंने ये नहीं बताया किस एरिया की, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। उन 6 में से 4 किसानों ने आत्महत्या की है, ये उनका कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनमें से एक उनके सगे चाचा हैं, ये उनका आरोप है आपके ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे? दिस इज अनदर ब्रेकिंग न्यूज। आई मीन, ये तो हद हो गई। आज तक मैंने ये आरोप नहीं सुना था, ये शायद नया आरोप है। तो भाई साहब, अगर ये आपके सगे चाचा जी है तो प्लीज वहां जाकर एफआईआर करवाइएगा। अगर मैंने किसी की जमीन गलत से ली है तो प्लीज इमीडिएटली आप, मेरी जमीन सिर्फ कर्जत पे है, और वहां जाके एफआईआर जाकर मेरे नाम पे डाल दीजिएगा। इमीडिएटली उनको कह दीजिएगा कि मुझे अरेस्ट करे अगर मैंने एक भी काम गलत किया हो तो। जी अंजलि जी, एक बात और है, आपने 17 अक्टूबर 2012 को जब आईएसी की तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस ने आपकी तारीफ में बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने उसको जो टाइटल दिया था जर्नलिज्म ऑफ करेज, लेकिन आप इसके बावजूद नाराज हो गई थी, कारण क्या था? मैं उस टाइटल के बारे में नहीं जानती, बट उन्होंने मेरे खिलाफ जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, जिससे इनफैक्ट सारी मीडिया ने मुझ पर जो अटैक किया, वो शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस शायद पुणे एडिशन से हुई थी। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपने गडकरी जी पर आरोप लगाए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने उसको बहुत अच्छे से छापा था और आपकी भी बहुत तारीफ की थी। उसके बाद आप नाराज हुई थी उनके ऊपर किसी टीवी इंटरव्यू में या किसी टीवी डिबेट में। आपका कहना यह था कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स को और इंडियन एक्सप्रेस को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले दिए थे, मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिए थे, उन्होंने नहीं छापा था। उस बात के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आई थिंक कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स को मैंने काफी सारे दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस, कविता अय्यर, नहीं, मैं तो नाम के साथ आपको बोल रही हूँ।
कविता अय्यर जो थी, एक रिपोर्टर थी इंडियन एक्सप्रेस की, उनको मैंने सारे के सारे इरिगेशन के पेपर्स दिए थे, पर उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हिंदुस्तान टाइम को जितने मैंने दिए और टाइम्स ऑफ इंडिया को जितने मैंने पेपर्स दिए थे, उन्होंने उसके साथ जस्टिस किया था, उन्होंने सारे न्यूज जो थे वो छापे थे जी। इंडियन एक्सप्रेस ने नहीं छापे थे जी, वही शायद कारण था आपके नाराज होने का। अंजलि जी, देखिए कैसे होता है, मैं आपको समझाती हूँ कि जब जी ये मैंने स्कैम पे काम शुरू किया नवंबर 2011 में, मैंने टाइम्स नाउ में ये पूरी की पूरी स्कैम की इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले कर्जत आकर उसकी पूरी शूटिंग की, सब कुछ किया, बट उसको रिलीज नहीं किया। उसके बाद जी मैं रवि अंबेकर जी जो CNN IBN के हैं उनको जाकर मिली थी, उनको सारे पेपर्स दिए थे। उसके बाद हेडलाइंस टुडे में को दिए थे। ये सारे पेपर्स सारे चैनल्स के पास 6 महीने पहले से थे, पर किसी भी चैनल ने उस पर कोई स्टोरी नहीं की थी। और जो जब ये कैसे होता है, इट इज दिस ऑफ कन्वीनियंस, इन द सेंस न्यूज ऑफ कन्वीनियंस। अगर एनसीपी को कांग्रेस के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो कांग्रेस वो मुद्दा उठाती है, और ये इरिगेशन में भी वैसे ही हुआ। जब पहले उनकी कुर्सी डगमगाई, जब कांग्रेस के साथ और एनसीपी का कुछ प्रॉब्लम, कुछ अनबन शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाना शुरू किया। तभी अचानक जो 6 महीने पहले मैंने पेपर दिए थे वो अचानक उठने लगे, सारे न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ। और तभी तो हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ही थे। सारे न्यूज़पेपर्स में सडनली अंजलि का फोटोग्राफ फर्स्ट पेज पे आना शुरू हुआ, कवर पेज। और इतना ही नहीं, मुंबई मिरर पे 2 पेज का आर्टिकल कैसे आया मुझे आज तक नहीं पता। मैंने उससे पहले कोई कांटेक्ट नहीं किया था, पर पहली बार योगेश सदवानी जी ने खुद फोन करके मुझसे सारे पेपर्स लिए। उन्होंने मेरी फोटोग्राफ फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 में फुल पेज आर्टिकल कैसे दिया मुझे आज तक नहीं पता। जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में आपसे मिलते रहे, शायद आपने भी बहुत कुछ उनसे सीखा होगा, उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, कुछ ने आपका विरोध भी किया, कुछ ने आपके साथ खड़े रहे। ऐसे कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, आप जो भी उनके बारे में कहना चाहें, सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन में। इंदवी तुलपुले जी। इंदवी तुलपुले जी जो काड़ू और शही डैम के लिए काफ़ी साल से फाइट कर रही है, बहुत बहुत एंटरप्राइजिंग पर्सन है। और इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो इस मुद्दे पर सालों साल से लड़ रही है। मुझे बहुत रिगार्ड्स है उनके लिए, और तहे दिल से मैं उन्हें और सुरेखा दळवी जी है उनको अपना गुरु मानती हूँ एक्टिविज्म में। जी, सुरेखा जी का नाम हमारे इसमें अगला आने वाला था। एक ब्रायन लोबो जी हैं जो आपसे इस पूरे प्रोसेस में मिले थे, वो किसी डैम का विरोध कर रहे थे शायद। बिल्कुल, अभी उनके बारे में हुआ। कुछ बताना चाहेंगे? जी ज़रूर। जैसे हुआ कि मैं कर्जत में फ़ाइट कर रही थी, तब मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने टाइम्स नाउ से बात की थी, तो टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर थे जिन्होंने मुझे इंदवी तुलपुले के बारे में बताया। इंदवी तुलपुले से पहचान हुई, उनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया। फिर पता चला इसी प्रकार का एक डैम पेंड में आ रहा है जहाँ सुरेखा दळवी जी काम कर रहे थे। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा ही एक डैम ढाणू में आ रहा है जहाँ ब्रायन लोबो जी काम कर रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर ऐसे सोचा कि हम इसकी एक संघर्ष समिति बनाएंगे, और जितने भी धरण हो रहे हैं, जितने भी डैम्स हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ हम एक जंग छेड़ देंगे। और इसी की शुरुआत हमने 4 मई 2012 से की थी, और बहुत बड़ा एक आंदोलन रखा था माटुंगा में। ये मेरे सारे सीनियर एक्टिविस्ट हैं जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सुरेखा दळवी जी जो है वो अन्ना जी के साथ काफ़ी साल से जुड़ी हुई थी, उनका बहुत रिगार्ड करती है वो, और आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज एक्टिविस्ट। अंजलि जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग इस लड़ाई को लेकर चलते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन, लेकिन वहां का यह बड़ा आंदोलन शायद भारत में बाकी लोगों को पता भी ना हो। हमारी कोशिश यही है कि इन लोगों की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति मशाल के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहे तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करें। मशाल का मंच उनके लिए हमेशा खुला है। जरूर। इसके अलावा जी, प्रीति शर्मा मेनन जी, मयंक गांधी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा ये पूरा, क्या कुछ सीखा, क्या सिखाया, कैसा अनुभव था? देखिए, मयंक गांधी जी जो है वो मैं अपना गुरु मानती हूँ उन्हें। बहुत बहुत बैलेंस्ड इंसान है, बहुत जैसे उनसे पेशेंस नाम की चीज़ जो है, अंडरस्टैंडिंग,
ये मैंने जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मयंक गांधी जी से सीखी है। और प्रीति शर्मा मेनन जी जो है वो मेरी बहुत ही क्लोज कलीग रही है, जो मेरे साथ हर चीज़, हर वक्त, चाहे वो कितने भी बजे हो रात के, वो मेरे साथ रही है। और जैसे गडकरी का स्कैम था, मुझे पता है जिस दिन हमारा एक्सपोजे होने वाला था उसके एक रात पहले 3 बजे तक प्रीति और मैं साथ में काम कर रहे थे। जितने भी आंदोलन किए उसमें एक बहुत बड़ा मेरा एक हिस्सा मैं उनको मानती हूँ। और जितनी वो स्ट्रेट और जितनी परफेक्शनिस्ट है, शायद ही कोई आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में होगा। तो मुझे इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, यही कहना चाहूंगी। अंजलि जी, एक व्यूअर का हमारा सवाल है, आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगी? मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं हर एक के लिए कैंपेनिंग जरूर करूंगी। एज अ कन्वीनर ऑफ महाराष्ट्र, 48 लोकसभा सीट्स कहाँ से आएंगे, किस तरह के लोग हम चुनेंगे, ये देखना मेरा काम है। हर जगह जाकर उनको इलेक्शन के ना करना, उनके लिए कैंपेनिंग करना, ये मेरा काम है। और इस पार्टी को एक नए पिनेकल तक ले जाना, ये मेरा काम है। जी, महिलाओं और गृहिणियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से आप उसको लेकर लगातार आगे चल रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से उन्हें? जरूर, मुझे यही कहना है कि जो लड़ाई है, हर गांव, हर छोटे छोटे खेड़े गांव में तक हम जाते हैं महाराष्ट्र के, वहाँ की औरतों को यही कहते हैं कि जो हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसके जो परिणाम है वो भुगतने, 90% उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं औरतों को। तो आज जो जैसे गांव में पानी की लाइन नहीं होती, दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, सर पे उठाना पड़ता है, बगल में उठाना पड़ता है, तो ये सब जो काम है वो महिलाओं को करने पड़ते हैं। उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए। और जितना भी डैशिंग हो महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हो, तो उन्होंने ये आगे आके करना चाहिए, यही मुझे लगता है। जी, ये तो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से बाकी महिलाओं के लिए एक संदेश हुआ। महाराष्ट्र की कन्वीनर के तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बताना चाहेंगी? महाराष्ट्र के कार्यकर्ता तो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कल जैसे लास्ट पूरा हफ्ता मैं विदर्भ में थी। विदर्भ की जितनी यवतमाल जैसी एक डिस्ट्रिक्ट में गए, जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहाँ के 16 तालुकों में से 15 की कमिटीज तो बन चुकी है। और बहुत बहुत सही कमिटीज उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा है। और जो आंदोलन उस दिन हुआ वो देखकर मैं खुद अजरज में पड़ गई हूँ, क्योंकि हजारों लोग आए थे उस आंदोलन में। और वहाँ के लोगों की परिस्थिति और वहाँ के आदिवासियों की परिस्थिति देखकर बहुत बुरा लगता है। आज हमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, और ये परिवर्तन तभी होगा जब हर किसान, हर गांव, हर ग्राम सभा हमसे जुड़ेंगे। अमरनगर के एक गांव है जो पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ आया है। 2700 के करीब सदस्य है उस गांव के, वो पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है। वहाँ उनके गांव में आम आदमी पार्टी का ऑफिस तक खोल दिया है। और ऐसे अनेक गांव हैं जो औरंगाबाद और जालना डिस्ट्रिक्ट में है, वो उनका जो इनॉग्रेशन है वो करने हम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के बाद में जाने वाली हूँ। तो मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द इन सब गांव में जाकर अपने पार्टी का विस्तार करना है। जी, ये तो महाराष्ट्र की बात थी। शायद महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है, और बहुत बहुत उत्साह से और कॉन्फिडेंस से की है कि हम 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे या दिल्ली के इलेक्शन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? क्या बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी पार्टी लाएगी? देखिए, दिल्ली इलेक्शंस जो है, इसके लिए महाराष्ट्र के जितने जिले हैं 35 है, वहाँ का हर बंदा दिल्ली के इलेक्शन के लिए आना चाहता है। हर एक जगह से अपने अपने लोग एक एक वीक के लिए आकर, माने पूरे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक दिल्ली आएंगे, पूरी तरह से कैंपेनिंग में जुड़ेंगे। और दिल्ली इलेक्शंस जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हम हासिल करके ही रहेंगे। जी, अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक व्यूअर हैं
वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप भारत की महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। हेड्स ऑफ टू योर करेज। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अंजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक अपील है, यदि आपको भी लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बदलाव की मशाल लेकर चल रहा है, जिसको आम जनता से, आम आदमी से, पूरे देश से रूबरू होना चाहिए, तो मशाल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसी कोशिश है उन आवाजों को आप तक पहुंचाने की जो नॉर्मली नहीं पहुंच पाती, जो मुख्य धारा का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, वही हम रिपोर्ट करने की कोशिश करें। अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।